हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस मेड इजी। आज की जो हमारी वीडियो है इट इज ऑन द क्लास फॉर द क्लास एंड स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई। तो ये हमारे जो ऑनलाइन न्यू हैचेस हैं, इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। So here is the human eye part थर्ड। देखो आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सेकंड पार्ट में हमने देखा डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज dispersion of light and the second one is scattering of light and also some basic naturally occurring phenomena on these two topics. So let's start the video. So first topic is refraction of light through a glass prism. So इसके अंदर देख आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, इसके अंदर जो refraction of light है it occurs two times. First when it enters and second when it exits from this. So this shape figure is known as glass prism. Okay. तो यहाँ पे देखो एक क्या इंसिडेंट रे आई, ये आपका परपेंडिकुलर जो है इट इज नोन एज नॉर्मल, और ये क्या हो गया अंदर की ओर हो गई, तो ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट फिर ये जब ऐसे आ रही थी, नाउ इट इज इंसिडेंट रे फॉर दिस वन। यहाँ पे एन एन इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ से फिर अगेन क्या होगी, ये रे जो आउटसाइड निकली इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ओके, सो यू कैन सी हेयर एक्चुअल में वो ऐसे आ रही थी रे, अब वो ऐसे आई, तो इनके बीच का जब इस लाइट रे को पीछे लेके जाते हैं तो इनके बीच का जो ये एंगल है डी लिखा हुआ, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब द इंसिडेंट रे गेट्स डेविएट बाय हाउ मच एंगल, मतलब कितने अपने एंगल से वो हट गई है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये रे इंसिडेंट रे थी, ये थी रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट, मतलब होता है बाहर निकलना। सो हेयर जो रे बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, एंड जो एंगल उसका एंड के साथ बनता है तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है when a ray of light passes from a glass prism it gets bent two times at the air glass interface, मतलब at the surface of air and the glass। और फिर अंदर क्या होता है ग्लास, बाहर क्या होती है एयर होती है। ठीक है, दैट इज इट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल to the incident ray, मतलब the angle between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation, which represent how much light gets deviate from the original path। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम व्हाइट लाइट लेते हैं तो उसकी भी क्या होगी, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन होएगी। सो व्हेन beam of light, you can say white light is passed through glass prism, it splits up into 7 colors which is known as spectrum। उन इकट्ठे को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो अगर आपको एग्जाम में एक नंबर में आता है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो आपका आंसर क्या होगा, when a beam of white light splits into 7 colors when it passed from a glass prism, it is called dispersion of light। Now these 7 colors are known as spectrum। So इस स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास कितने रंग होते हैं, you have 7 different colors। if I start from up from डाउन टू अप, ऊपर की ओर आऊं तो आपको याद करना है इट इज नोन एज विबग्योर, वेयर वी इंडिकेट्स द सॉलिड कलर, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड।
तो ये आपके 7 कलर्स फॉर्म होते हैं जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास के सब्सटेंस पे आती है और उसकी क्या होती है 2 टाइम रिफ्रैक्शन होती है। ओके, आपको यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट दिख रही होगी कि जो रेड लाइट है, आर मीन्स रेड, इस ये सबसे ऊपर है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आ रही, तो इसके बीच का एंगल क्या सबसे लेस है और इसका सबसे हाइयर है, किसका, बी का। दैट इज वॉयलेट लाइट गेट मैक्सिमम हेविएशन, मतलब जो आपकी वॉयलेट लाइट फॉर्म हुई है इट bends the most, whereas your red light bends the least, मतलब उसकी जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो किस क्या होगा, सबसे लेस होगा। मतलब कि जो आपकी लाल लाइट होती है वो इतनी ज्यादा झुकती नहीं है एज कंपेयर टू ब्लू एंड इंडिगो। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है विद प्योर का फुल नेम। ओके, दैट इज violet indigo red, sorry, violet indigo blue, green yellow orange red. Okay, next is recombination of the spectrum of white light that produces white light again। मतलब अगर आप क्या करते हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है और उसके आगे अगेन आप एक ग्लास प्रिज्म इन्वर्टेड रख देते हो, उल्टा रख देते हो, तो वहां से अगेन आपके पास मिलेगी क्या, व्हाइट लाइट मिल जाएगी। So when a beam of white light is passed from a glass prism, it is split into its 7 colors, which is known as spectrum. And when these spectrum are allowed to fall on inverted glass prism, it recombines to form white light। मतलब जो लाइट हमने ओरिजिनल ली थी आउटसाइड भी हमें उसी लाइट व्हाइट लाइट मिल जाएगी अगर हम उसके आगे एक जो ग्लास का इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब जो रेनबो फॉर्म होता है, आपको देखो एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे क्वेश्चन, हाउ डज रेनबो इज फॉर्म। अब ये 1 नंबर में आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, हायर में आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे आंसर लिख रखा है अच्छे से, that is, a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after the rain। जब रेनफॉल होती है तो उसके बाद जब धूप निकलती है तो उसके ऑपोजिट की ओर हमें क्या दिखता है, वी फाउंड रेनबो इन द स्काई। अब पेपर में आएगा नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो आपको आंसर में लिखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, dispersion of light and total internal reflection, TIR, total internal reflection। You have to write all these phenomena that are responsible for the formation of rainbow। It is it is caused by the dispersion of sunlight by water droplets which act like a small prisms। मतलब जो आपकी जब रेनफॉल होती है तो उसकी एक सिंपल एक जो रेन की ड्रॉपलेट होगी, दैट विल एक्ट लाइक अ स्मॉल ग्लास प्रिज्म, जिसके अंदर से जब जगह अगर इसके सामने सनलाइट आएगी तो इसकी फिर क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी और वहां से क्या निकलेंगे इसके, इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 colors, that is known as dispersion। they refract and disperse the sunlight, उसके बाद इसकी क्या होती है, and it reflect internally and finally refract it again to comes out of the raindrop। due to dispersion of sunlight and internal reflection by the water droplets we see the rainbow। तो यहाँ पे इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में 1 नंबर में इसका आता होता है, नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपको उसके आंसर लिखने हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ question in their mind that what is total internal reflection। So the reflection within a material is called total internal reflection। मतलब
जो रिफ्लेक्शन अंदर के अंदर होती रहती है, जिसको हम कहते हैं रिपीटेड रिफ्लेक्शन इनसाइड अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई दैट इज सनलाइट। ओके, यहाँ पे सनलाइट आई, उसकी भी देखो व्हेन इट एंटर्स इन अ रेन ड्रॉप, तो ये कितने पार्ट्स में हो गया, स्प्लिट हो गया, 7 के अंदर स्प्लिट हो गया। फिर उसकी अगेन क्या हुई, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई अंदर। फिर वो उसकी क्या हुई, रिफ्रैक्शन होता है ना, एक बार एंटर करता है फिर वो आउटसाइड भी निकलता है, तो इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अंदर क्या हुई उसकी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जब वो आउटसाइड आ गया तो इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन भी होगी बात। ठीक है, तो इट इज अ फिगर टू रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ रेन। नेक्स्ट अब एग्जाम में आता है टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन occurs in the atmosphere is called atmospheric refraction। मतलब कि बिकॉज आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, तो ऐसी अलग अलग होती हैं लेयर्स। ऑल द लेयर्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, ऑल दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ड्यू टू विच जब लाइट रेज किसी भी प्लैनेट से या किसी भी स्टार से जब अर्थ के ऊपर आ रही होती है तो वो क्या होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। एंड दिस रिफ्रैक्शन अकर इन एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो पेपर में आता होता है व्हाई स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल एट नाइट, तो उसका भी आगे एक्सप्रेशन भी आएगा। पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या रीजन है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होती है, तो दैट इज नोन एज refractive index, because we, as we know earlier, I had explained you that our atmosphere consists of different types of layers which have different refractive index. The refractive index of the atmosphere increases when we aim towards the earth, because the hot air above is less denser than the कूल एयर। बिकॉज जैसा कि आपको पता है हॉट एयर के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हायर होगी तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है, और जैसे जैसे अर्थ की ओर आते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होता जाएगा, इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। सो लाइट ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो द रियल पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अपरेंट पोजीशन। यहाँ पे शो हुआ है, मान लो ये हमारी यहाँ पे है कि ह्यूमन आई है, तो हम एक्चुअल में वो हमें ऐसे ऑब्जर्व होंगे लेकिन वो एक्चुअली में ऐसे होते हैं। स्टार होगा इधर लेकिन हमें वो उसकी अपरेंट पोजीशन इधर होती है। क्यों? बिकॉज इफ वी केम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा जो अर्थ का आसपास का एनवायरनमेंट दैट इज नोन एज डेंसर मीडियम, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा which is known as हेडर मीडियम। सो द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस वजह से हमें ऐसी जो स्टार्स होते हैं उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो हमें नहीं दिखती। नेक्स्ट जो भी मैंने बताया व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तो ये एग्जाम में सीधे सीधे आपको आते हैं इन अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। So the twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight and due to change in the position of stars and the movement of the layers of the atmosphere. So the light from the stars is sometimes become brighter and sometimes it gets fainter and it appears to be ट्विंकल। तो ये सीधे सीधे आंसर भी लिख रखे हैं आपकी जो एलएम की बुक्स या कोई हेल्प बुक्स है उसके अंदर एनसीईआरटी के पीछे आंसर लिखे हुए हैं, उसमें भी उनके आंसर लिख रखे होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट
लेयर्स हैं, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब लाइट फ्रॉम द स्टार्स आती है तो एज वी नो उसकी हमें जो रियल पोजीशन है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से ये देखो ऐसे आएंगी, ऐसे आती हैं रेस ऑन द अर्थ। तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स में से जो लाइट है इट गेट्स ट्विंकल, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ही लिखा हुआ, व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बट जो स्टार्स है उनकी होती है। इसका आंसर क्या है, बिकॉज प्लैनेट्स आर मच closer to the earth than the stars, so the light from stars are considered to be as the point source of light, and the light from the planets are considered to be extended source of light. So आपका सिंपल एक सा रीजन है कि why do planets do not twinkle। तो उसका आंसर क्या है, because the distance of earth, so you can say the distance of planets from earth is very less as compared to stars। ठीक है, इसका सिंपल सा ये आंसर है। नाउ इसकी वजह से आपको एडवांस में सनराइज भी दिखता है एंड यू से डिलेड सनसेट। मतलब क्या है कि देखो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes before sunrise and 2 minutes after the sunset due to atmospheric refraction। ऐसा क्यों होता है, देखो एक्चुअली में देखो इधर होगा सन होगा, इसकी जो लाइट रेज आएंगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो हमें ऐसी ऑब्जर्व होएंगी। अभी जो मैंने आगे भी बताया, जो एफरेंट पोजीशन ऑफ स्टार जो होती है उसमें भी ऐसा होता है, बिकॉज इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वहां पे हमें वो ऊपर की ओर दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो अभी सनराइज हुआ नहीं होता। यू कैन सी हेयर, इधर लिखा हुआ है, हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सनराइज। तो ये ऊपर को हमें दिखेगा। नाउ जब सन सेट हो जाता है तब वो आता कहाँ पे, इट एक्चुअली में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन वो आफ्टर 2 मिनट्स तक हमें ऑब्जर्व होता है। क्यों, बिकॉज अगेन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसकी जो एपरेंट पोजीशन है वो हमें दिखती है, ना कि उसकी रियल पोजीशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था टिंडाल। तो उन्होंने अपने नेम पे इसका नेम रख दिया, दैट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। उसके अंदर क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ colloidal solution, the path of light become visible due to scattering of light by the particles. This is known as Tyndall effect। मतलब the scattering of light from the small particles that are suspended in the atmosphere is known as Tyndall effect। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको पता है डिफरेंट अर्थ कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, smoke, etc. So when sunlight passes from the atmosphere, the light का जो ओरिजिनल जो रास्ता है वो हमें दिखने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखो सन की लाइट रेज जब आती हैं तो अगर आपके आसपास क्या है, यू हैव द अंधेरा होगा सारा आसपास में, तो उसमें से अगर कोई लाइट रे निकलेगी तो वो हमें ऑब्जर्व होती है। यू कैन टेक द एग्जांपल कि अगर आपके रूम में थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है तो अगर उसमें से एक होल रख दे और उसमें से सनलाइट जब अंदर की आए तब आपको वो सनलाइट आती दिखती है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, ये जो आपकी scattering of light that is dependent upon the size of the particle also। So the color of the scattered light will depend upon the size of the scattering particles। अगर तो बहुत ज्यादा छोटे particles है तो आपको लाइट जो ऑब्जर्व होगी that will be blue light, और अगर आपके particles का साइज हायर होगा तब you get different colors of the light। इसी के बेस पे है why the
कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ये आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो इसके आंसर को एक्सप्रेशन है कुछ ऐसी है, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मतलब जो पार्टिकल का साइज है वो लेसर होता है एज कंपेयर टू द जो हमें लाइट दिखती है, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, और यू कैन से स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी जो वेवलेंथ से लेसर होता है पार्टिकल का साइज। सो दे कैन स्कैटर द ब्लू लाइट, बिकॉज जो ब्लू लाइट है उसकी सबसे लेसर वेवलेंथ होती है, जो रेड लाइट होती है उसकी सबसे हायर वेवलेंथ होती है। इस वजह से जिसकी वेवलेंथ लेस होगी वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड आउट हो जाती है, लेकिन जो बाकी की है वो स्कैटर नहीं हो पाती। सो व्हेन सनलाइट passes from the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scattered the blue color light more strongly than the head one, so the sky appears blue. नेक्स्ट अगर एग्जाम में इफ द अर्थ हैज नो एटमोस्फेयर, अगर अर्थ के अंदर एयर ना होता, एटमोस्फेयर ना होता, सो व्हाट डज द स्काई अपीयर, तो स्काई अपीयर्स ब्लैक। सो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं व्हेन दे रीच आउटसाइड द अर्थ, उनको जो अर्थ है वो क्या दिखती है बाहर से, इट ऑब्जर्व लाइक अ ब्लैक। सो यू कैन से if earth has no atmosphere then the earth would appear, or you can say sky would appear black. So इसकी वजह से क्या होता है, यू कैन सी कि जब ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट जो आपका सन होता है उसका रंग ऑरेंज दिखता है, लेकिन इस टाइम जब आप देखते हो इन द आफ्टरनून दैट अपीयर्स टू बी येलो वन। व्हाई? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। You can see here at sunrise and at sunset the sun is near the horizon and the light from the sun travels the thicker layer of the atmosphere and the longer distance from the atmosphere। मतलब जब वो आपके आईज के बिल्कुल सामने होता है, दैट इज ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, तब उसका जो आपसे जो डिस्टेंस होता है वो हायर होता है, जिसकी वजह से अगेन क्या होती है, जो आपकी ब्लू लाइट होती है वो क्या होती है, आती आती वो क्या होती है, सारी स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन जो आपकी रेड लाइट है वो इतनी स्कैटर्ड नहीं हो पाती, इसलिए उसका रंग कौन सा दिखता है आपको, रेडिश दिखता है। वाई सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, तो इसका आंसर ये है बिकॉज ब्लू लाइट जो होती है वो सारी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन बिकॉज जो रेड लाइट की लार्ज वेवलेंथ होती है इस वजह से वो ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाती, इसलिए हमें वो उसका रंग आपका ऑरेंज सा दिखता है। बट इफ यू से जब आपके ऊपर होता है व्हेन द सन इज एट योर हेड then the distance between you and sun is lesser, that's why sun appears shallow, or you can say आपको कोई और रंग नहीं दिखता। So thank you so much for being live with us. This is the whole complete chapter about light, and ये हमारा लास्ट पार्ट था ऑफ द चैप्टर ह्यूमन आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु, एंड प्लीज share the video to your friends. Thank you so much. Meet you soon in the next video with the another book that is called केमिस्ट्री का हम पहला लेंगे चैप्टर, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। थैंक यू सो मच, मीट यू सून, टेक केयर।